गुरजीत सिंह साहब, मैं आपसे जानना ले चाहूं, जिस तरह से भारत ने प्रतिक्रिया दी है और रिएक्शन दिया है, क्या इजराइल ने भी ऐसे मौके पर जब भारत की परिस्थितियां ऐसी हुई हैं, क्या ऐसे ही वो हमारे साथ खड़ा हुआ है दोस्त की तरह? पिछले कुछ सालों में जब से भारत और इजराइल के नाते मजबूत हुए हैं, इजराइल पूरी मजबूती से भारत के साथ खड़ा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान है वो उसका रेसिप्रोसिटी है और हमने क्लियरली बताया है कि हमें इजराइल की जरूरत है और आपके दुखद समय में हम आपके पास। लेकिन ये कहने के बाद मैं कर्नल साहब की बात का खंडन करना चाहता हूं। इस समय भारत युद्ध नहीं कर रहा कर्नल साहब, भारत डिप्लोमेसी कर रहा है। इससे डिप्लोमेसी में हमेशा संयम होता है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चली जाती हर बारी जैसे आप कह रहे हैं। ये जो भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होती हैं, ये सोची समझी होती हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं होती हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का जो स्टेटमेंट है ये सोचा समझा स्टेटमेंट है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। ये मैं आपको साफ कर दूं। थैंक यू। ठीक है, नैन साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमले अभी भी लगातार जारी हैं, तो इस बीच हमें पता है इजराइल की ताकत क्या है, लेकिन जिस तरह से हमास ने अटैक किया है, रॉकेट से अटैक किया गया है, अब जवाब क्या होगा? अब बड़ा सवाल है कि इजराइल इस परिस्थितियों में, इस युद्ध की स्थिति में किस तरह से आगे रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ये जानना बड़ा होता है कि आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, मिसाइल क्या क्या नहीं है दुनिया के पास आज, तो इजराइल का किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा? देखिए रवि, पहले परिस्थिति को समझना पड़ेगा कि इजराइल के चारों तरफ अभी डेवलपमेंट क्या हो रही है। पहली बात तो हम आ जाते हैं गाजा स्ट्रिप के ऊपर। गाजा स्ट्रिप में से इजराइल के खिलाफ जो लड़ाई हुई है अभी, ये सिर्फ हमास ने नहीं किया है। वहां पे एक और ग्रुप है बहुत खतरनाक, जिसका लीडर बाहर बैठा हुआ है, लेकिन उसका जो सेकंड इन कमांड है वो बहुत खतरनाक आदमी है, और उस ग्रुप का नाम है अल कसम ब्रिगेड। कहने को तो ये लोग बोलते हैं कि हम 40,000 के करीब हैं, ये मुश्किल से 10-12 हजार लोग की संख्या इनकी है, लेकिन बहुत कट्टर है। और अल कसम ब्रिगेड का डेफिनेटली इस अटैक में बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा 1981 के अंदर अगर आपको याद हो रवि, तो ईरान ने पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद नाम का ग्रुप बनाया था, जो कि जिनकी संख्या करीब 40,000 के करीब है। वो लोग भी इसमें शामिल है। यही कारण है कि अब जब इजराइल का एक्शन कर रहा है पैलेस्टाइन पे, अभी भी रॉकेट फायर्स हो रहे हैं और अभी भी वहां पे ग्राउंड जमीनी स्तर पे जो है एक गोरिल्ला वॉरफेयर चल रहा है। सही बात। दूसरी, अब इसके नॉर्थ में चले जाते हैं, लेबनान के अंदर जहां पे हिजबुल्ला बैठा है। हिजबुल्ला अभी उतना कमजोर नहीं है जो 2006 के अंदर इजराइल की हिजबुल्ला की जब लड़ाई हुई थी तो हिजबुल्ला को कमजोर आंका गया था। हिजबुल्ला को अब ईरान ने बहुत बड़े स्तर पे रॉकेट्स और मिसाइल्स देकर के मजबूत कर दिया है। 1 लाख के करीब इनके पास मिसाइल्स हैं, जो कि गाइडेड मिसाइल्स हैं। और इसलिए कल और आज सवेरे भी हिजबुल्ला के कुछ लोग नॉर्थ के अंदर इजराइल की तरफ बढ़े हैं, जिसके ऊपर इजरायली फोर्सेस ने अटैक किया है। अब रही बात कंट्रीज की, सूडान और इजिप्ट और कतर तो देखो फाइनेंसर है ही है, उसके साथ में ईरान, तुर्की और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे अपने आप को ऊपर रखने के लिए हमेशा ये आगे कूद पड़ते हैं इस्लामिक चीजों के अंदर। लेकिन जहां तक सवाल सूडान का और इजिप्ट का है, अब 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग जो गाजा स्ट्रिप में रह रहे हैं, और जिस प्रकार से अब अटैक हो रहा है वहां पे, तो सोचिए ये लोग जाएंगे कहां? इसमें से अगर 30-40% लोग भी भागते हैं तो या तो इजिप्ट में घुसेंगे, या सूडान में घुसेंगे, या लेबनान में जाएंगे। और जो लोग, पिछला जो रिकॉर्ड रहा है, जितने लोग ये भाग गए हैं वापस कभी नहीं आए, वो वही सेटल हो गए। और सूडान और इजिप्ट ये नहीं चाहेगा, तो इसलिए ये लोग कहते हैं ले जो चाहिए आप मांगो हमसे, वही मरो वही लड़ो। ये नहीं चाहते इनको बाहर लेके आना। लेकिन जहां तक युद्ध का सवाल है, हाँ मैं मानता हूं कि अभी शुरू के अंदर 2-4 दिन में काफी बड़े लेवल के ऊपर तहस नहस मचाई जाएगी, ताबड़तोड़ अटैक करेगा इजराइल। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहेगी, इसके बाद आएगा असली फेज, और वो जो लंबा चलेगा। उस लंबे लड़ाई के अंदर देखिए, ये इन लोगों की ईरान से लेकर के सभी कंट्रीज को जो उकसाया गया इन्होंने हमास को, और ये हरकत जो की गई है सदस्य के दिन, ये क्यों हुई है? क्योंकि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में बहुत अच्छा ट्रूस चल रहा था अब्राहम अकॉर्ड के मुताबिक, और ये अगर आगे बढ़ रहा था तो इससे ईरान और
यमन और जो जितने बाकी तुर्की भी लगा लीजिए, बड़े अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे कि भारत ने जो G20 के दौरान अभी जो ये एक कॉरिडोर बनाने की बात की है इजराइल से होते हुए पूरा यूरोप तक और फिर अमेरिका तक वो जाएगा, ये अगर बन गया तो हमास की रेलिवेंस खत्म हो जाएगी। इराक और ईरान की जो महत्वता है वो चीन तक और रशिया तक सीमित होकर हो जाएगी, और इस तरीके से इसको डिस्टर्ब करने के लिए ये एक्शन हुआ। तो ये बहुत बड़ा गेम आगे आने वाले टाइम पे दिखाई देगा। इस तरह की बातें रूस यूक्रेन के युद्ध में भी होती थी कि रूस और यूक्रेन युद्ध में छिड़े हैं, लेकिन उसके पीछे असली वजह नाटो है, अमेरिका है। सुरेश गोयल साहब, आप रिस्पॉन्ड कुछ करना चाह रहे थे? जी हाँ, मैं करना चाहती छोटी सी बात, उसमें काफी सारी चीजें मेरे कलीग गुरजीत सिंह जी ने बोल दी है पहले ही, लेकिन मैं खाली छोटी सी बात ये कहना चाहता था कि हम डिप्लोमैट्स अपने जो शब्द हैं काफी सावधानी से चूज करते हैं और बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने ये कहा था कि हमें जो ये वहां पर अटैक हुए हैं उनको हम कंडेम कर सकते हैं वायलेंस का नाम देकर के, कि अनडिजायरेबल वायलेंस की जरूरत नहीं है। जो भी वहां पर सिचुएशन है उसको हल करने के लिए खाली डिप्लोमेटिक कूटनीतिक बातचीत से ही हल निकल सकता है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन उसको मैंने कहा था कि आतंकी लेबल देना, वो उसके बारे में थोड़ा रवैया देखने की जरूरत है, क्योंकि मुझको ये भी याद है कि यूनाइटेड नेशंस में अभी भी ये पैलेस्टाइन इशू ही है जिसकी वजह से अभी तक हम लोग आतंकवाद के बारे में क्या डेफिनेशन होनी चाहिए वो तय नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पैलेस्टीनियंस इंक्लूडिंग अब्बास साहब, पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी, उनका ये रवैया रहा है कि अगर आप हमारी स्ट्रगल को भी कहेंगे आतंकवाद है, तो फिर जो हमारी जो ये लड़ाई चल रही है अपने आप को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी लेने के लिए, उसका क्या होगा? और इस बात का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। तो ये जो मैंने कहा था बड़ा समझबूझ के कहा था। ठीक है, ये बड़ा ठीक, वो हम समझ सकते हैं डिप्लोमेट की अपनी भाषा होती है, और युद्ध के क्षेत्र में कर्नल्स और ब्रिगेडियर्स की अपनी एक रवैया होता है इन सब के बीच। नैन साहब, कुछ कह रहे हैं आप? अब बस मैं सुरेश सर की बात को बिल्कुल मैं इसको कोई खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये दिलाना चाह रहा हूं कि अभी तक भारत का जो रवैया रहा था हमास के बारे में, वो आतंकवादी नहीं था, इनको मिलिटेंट्स कहा जा रहा था। हम लोग मिलिटेंट्स कह रहे थे इनको। लेकिन सर जो जिस प्रकार से 26/11 का अटैक हुआ, अगर आप पैटर्न देखें इस बार का जो किया गया है, वो टोटल 26/11 का पैटर्न है। और उस पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए और हमारी जो सिचुएशन नॉर्थ में सर चल रही है अभी, उसको ध्यान में रखते हुए सुरेश सर, मुझे लगता है कि कहीं नॉर्थ में जो हमारे साथ में ये पाकिस्तान के लॉन्च पैड पर लोग बैठे हुए हैं अलग अलग तंजीम के, कल को अगर इन्होंने भी यही टैक्टिक्स अपनाने की कोशिश की मोटिवेट होकर के, तो हमारे लिए फ्यूचर के अंदर इस मिलिटेंसी को डील करने को एक टेररिज्म के पे इजी होगा। मेरा मानना शायद ये है। ठीक है।